नमस्कार जी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की आइए शुरुआत करते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान दिया। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया, कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर देखने की सलाह दी। वहीं विवाद बढ़ा तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से कहा वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं राहुल के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक है और राहुल की मैच्योरिटी पर सवाल उठा रही है। राहुल के बयान को 140 करोड़ देशवासियों का अपमान भी बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। सवाल यह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी बार बार पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही है? क्या पीएम मोदी पर विवादित बयान देकर कांग्रेस फिर से अपना और नुकसान करने जा रही है? क्योंकि इतिहास में देखें तो जब जब प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा गया है कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है, चाहे गुजरात की बात हो या फिर देश के लोकसभा चुनाव की बात हो। ऐसे सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। Modi brought us a gift, a very, very good cup. प्रधानमंत्री गद्दार है। लोकसभा में नेता विपक्ष के बोल सुनिए। वो देश के प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहने की सलाह दे रहे हैं। रायबरेली की जनसभा में राहुल गांधी पहुंचे थे लोगों से संवाद करने के लिए, 2027 से पहले कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए, लेकिन उन्होंने वो किया जिसे लेकर विवादों में है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। एक तरफ राहुल ने पीएम मोदी को रायबरेली के मंच से घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। जाहिर है राहुल गांधी के हमले सोची समझी रणनीति के तहत किए गए हैं और उन्होंने दोहराया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी के अपशब्द बीजेपी के लिए हथियार बन गए। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम मोदी का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। भारतीय राजनीति का अपराहू है जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी के मैच्योर होने की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। एक एलओपी की भाषा नहीं है, एक कांग्रेस के नेता की ये भाषा नहीं है और इस प्रकार से वक्तव्य देना ये उचित नहीं है। ये सामान्य शिष्टाचार का पालन राजनीति में हमेशा होना चाहिए। बिलो द बेल्ट कभी नहीं प्रहार करना चाहिए। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो अपने विरोधियों के लिए पहले भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। सीएम योगी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए इस बयान की निंदा की है। पीएम, होम मिनिस्टर और आरएसएस पर जो टिप्पणी की है राहुल गांधी ने, उसकी निंदा की है। 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश का अपमान इसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया है राहुल गांधी ने उसे बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंसदीय और कुंठा जनित बयान इसे करार दिया। सीएम योगी ने देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा कि विभाजनकारी और तुष्टीकरण की राजनीति की जननी कांग्रेस के युवराज की अमर्यादित टिप्पणी उनकी नकारात्मक राजनीति
असंयमित सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके अनादर को प्रदर्शित करती है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह को गद्दार कहा था, जो बयान हमने आपको सुनाया है। तो चर्चा शुरू करें उससे पहले कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार क्यों लगता है? प्रधानमंत्री मोदी क्यों लगते हैं गद्दार? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पीएम के अपमान से कांग्रेस ने फिर क्या सेल्फ गोल कर लिया है? क्योंकि इतिहास में देखें तो राजनीतिक सेल्फ गोल कई बार कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी गद्दार क्यों लगते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बड़ा सवाल यह कि आखिर राहुल गांधी पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एसएन सिंह साहब मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ गौरव जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ले लेता हूं, आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो है गद्दार लगते हैं राहुल गांधी को? देश के विरोध में जो भी काम करे वो गद्दार है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भी कार्य से देश के हित में कोई भी काम नहीं हुआ। पिछले 10 सालों में आप देख लीजिए, चाहे नोटबंदी करी हो, चाहे कोई भी उन्होंने काम करा हो, हर बार वो फेल होते हैं। जब कोविड, अभी नहीं, आज से 5 साल पहले के आप याद करिए, कोविड के टाइम पे वो बिहार के चुनाव में व्यस्त थे। अभी जब आर्थिक संकट पे पूरे देश, पूरी दुनिया भर के लोग जो थे वो काम कर रहे थे, तब आप यहाँ दूसरी जगह चुनाव में व्यस्त थे। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चुनाव में व्यस्त रहते, उन्हें देश की चिंता नहीं है, आर्थिक संकट के ऊपर उन्हें नहीं बोलना। आप बताइए, इतने बड़ी चीजें जो थी वो पेंडिंग थी, बट आप चर्चा कर रहे थे किसी और बिल पर, किसी और चीज पर। जो इम्पेंडिंग सिचुएशन है आज, सबको पता था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी उस टाइम बोल रहे थे कि कुछ ऐसा होने ही नहीं वाला है। पहले बड़ी बातें करते थे कि तेल के दाम इतने कम हो जाएंगे, इतना काला धन आएगा, ये इकोनॉमी इतनी आगे चली जाएगी। आज ना वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, ना वो 3 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, ना किसी चीज की बात करते हैं। ले दे के उन्होंने नरेगा जो था उसको और खत्म कर दिया। तो जो किसानों के खिलाफ काम करे, जो मजदूरों के खिलाफ काम करे, जो युवाओं के खिलाफ काम करे, जो रोजगार देने के खिलाफ काम करे, उसको अगर आप गद्दार नहीं बोले तो आप क्या बोलेंगे? बताइए आप। भाई, इन्हीं सब मुद्दों पर तो जनता आपको नकार रही है, इन्हीं सब मुद्दों पर तो जनता आपको नकार रही है और पीएम को स्ट्रांग कर रही है। कौन किसे नकार रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूशन से नकार रहे, ये सब जानते हैं, उस पर हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारा काम है कि मोदी जी को याद नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर आप लोग सवाल खड़े कीजिए तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम गौरव जैन साहब, संवैधानिक संस्थाओं पर आप लोगों को सवाल खड़ा करने में मजा आता है, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम छोटा रखते हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव जैन साहब, मैं लौटता हूं। गौरव जैन साहब, जल्दी से गौरव जी। तो देखिए, हम लोग कॉकरोच हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता, लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो सबके सामने हैं, वो तो हम लोग नहीं झुटला सकते। वो तो तेल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, वो तो कांग्रेस नहीं बढ़ा रही। महंगाई रोज बढ़ रही है, वो तो कांग्रेस नहीं बढ़ा रही। और जितने इकोनॉमिक पैरामीटर पे आप बांग्लादेश से पीछे हो गए, वो तो कांग्रेस नहीं कर रही। तो हम लोग तो कॉकरोच नहीं, तो आप ये बोलिए ना कि भाई आपको आपके नेता को ये बातें रखनी चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए ना। सवाल ये, आप महंगाई पर सवाल उठाइए, कोई बात नहीं है भाई। WPI 8% से ज्यादा हो गई, आप महंगाई पर सवाल उठाइए ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिंह साहब, आखिर ऐसी भाषा क्यों? गर्लफ्रेंड बोलते हैं। गौरव जैन साहब, अब थोड़ा धैर्य रखिए, अब दूसरों को भी सुनिए। सिंह साहब, सिंह साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, आचार्य चाणक्य ने वो राजनीति के राहुल गांधी सरीखे लोगों के लिए बड़ी शानदार एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, जब गद्दारों की टोली में आकार हो तो समझ लेना देश का राजा ईमानदार है। वो पहले ही जान गए थे कि वो गद्दार कौन होता है और आकार कौन चाहता है। अब बताते हैं कि गद्दारी क्या होती है। गद्दारी जब होती है ना, जब CIA जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है उससे फंड लेती है कांग्रेस, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब CIA का एक एजेंट प्रधानमंत्री के आवास में पकड़ा जाता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब एडवीना के चक्कर में देश के बंटवारे में समय नहीं दिया जाता है कि दोनों धर्मों का अदला बदली हो सके, तो उसको देश की गद्दारी कहते हैं। जब भारत में तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगता है और राहुल गांधी जाकर वहां फोटो खिंचवाते हैं, तो इसको देश की गद्दारी कहते हैं। जब पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले के लिए
आदरणीय सोनिया गांधी जी आंसू बहाती हैं तो इसको देश के लिए गद्दारी करते हैं। जब 26/11 की घटना होती है, सैकड़ों निर्दोषों की जान जाती है और उसको कांग्रेस को लोग भटका हुआ नौजवान बताते हैं तो इसको गद्दारी करते हैं। जब भोपाल गैस कांड में हजारों लोगों की जान चली जाती है और अपनी शोहरत के लिए जब गद्दार को बाहर पहुंचा दिया जाता है तो गद्दार की मदद के नाते ऐसे लोगों को गद्दार कहते हैं। अब मैं एक बात आता हूँ, भारत की संस्कृति अजीत जी ये कहती है कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उम्र में भी उनसे बड़े होंगे, पद में भी बड़े हैं। निश्चित तौर पे अगर गांव में किसी दो लोगों में कोई विवाद भी रहता है तो अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं कि आपसे नहीं विवाद है, आप उनसे अच्छी बातें करेंगे, चूंकि ये भारत की संस्कृति है। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेज कोई अच्छा काम किए थे अजीत जी? आप बताइए ना, कोई भी अच्छा काम किए हो तो कोई बता दे, कांग्रेस ही बता कि अंग्रेजों ने अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया? अगर एक व्यक्ति जो अच्छा काम ही नहीं किया वो पार्टी क्यों बनाया? वो इसी गद्दारी के लिए तो पार्टी बना। और मैं नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कोट किया है, मैं आपके चैनल पर उसको कह नहीं सकता हूँ कि कौन गद्दारी कह रहा था और भारत में आके अब रह रहा है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे बातों को नहीं कहना चाहिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी अगर किसी विषय को उठाते हैं, निश्चित तौर पर उठाइए, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है कि वो बातों को उठाना। लेकिन जो जाल सोरोस कहता है कि भारत में उथल पुथल मचाने के लिए हम हजारों करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, उसी जाल सोरोस के साथ जब आपका फोटो आता है जो बांग्लादेश में विपक्षी बनकर और वहां पर उथल पुथल मचाता है, जो पाकिस्तान के ऐसे लोग जो 370 समाप्त होने का विरोध करते हैं, जब उनके साथ उनका फोटो होता है तो ये माना जाता है कि आप देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। अच्छे विषयों पर अजीत जी पुनः आग्रह करके कहता हूँ, विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलत कार्य कर रहा हो तो बिल्कुल उसे उठाइए और उठाने का तरीका होना चाहिए। मैं लौटता हूं सिंह साहब, कहे लेकिन गद्दारी खुद करेंगे और दूसरे को गद्दार कहेंगे लास्ट में अजीत जी। इसीलिए कहते हैं कि चोर को सभी चोर नजर आते हैं और गद्दार दूसरे को गद्दारी कहते हैं। ठीक है, रुद्र प्रताप दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दुबे सर, ये बताइए कि इस तरह की भाषा जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे उस पर हो सकता है कि उनके जो फॉलोअर हैं, उन्हें जो मानने वाले हैं या जिनको लग रहा है कि भाई आर्थिक संकट आने वाला है, वो उसे एक्सेप्ट करते, लेकिन बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो तरीका क्या ढूंढ करके उन्होंने जो बात वो कहना चाहते थे वो बात पूरी भटक गई। देखिए, आर्थिक संकट का गद्दार से शब्द से क्या संबंध है मुझे समझ में नहीं आता। रवनीत सिंह बिट्टू को भी गद्दार कहा था और वजह ये बताई थी कि कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो पार्टी भी कभी नहीं चेंज की, फिर उनको किस हवाले से कह दिया गया। देखिए, ये राजनीति सिर्फ लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने वाली चीज नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में विज्ञान के तौर पर पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस, और ये ऐसे उदाहरणों से समृद्ध होती है और ऐसे बयानों से दूषित भी होती है। एलओपी की भाषा शैली वैसी नहीं है जैसे कि होना चाहिए, और ऐसा कई बार हम उदाहरण इसका देख चुके हैं। चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे ये कहा, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद मुझसे संसद के वेल में मिले, उन्होंने मुझसे ये कहा। सावरकर के ऊपर जो दिए गए बयान है, जो चाइना बॉर्डर को लेकर कही गई बातें हैं, लगातार राहुल गांधी जी द्वारा असत्यपूर्ण और अतर्कपूर्ण बातें की गई और वो उन बातों को कभी भी पुष्ट नहीं कर पाए। देखिए, आपकी पार्टी 2G स्पेक्ट्रम के बाद, कॉमनवेल्थ घोटाले के बाद, ऐसे तमाम घोटालों के बाद हटी। उसके बाद आपने राफेल का शोर मचाया कि राफेल का हो गया, वो भी झूठ साबित हुआ। और लगातार 3 बार जो व्यक्ति जीत के आ रहा है उसके खिलाफ आप देखिए, पहले भी राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री ये नहीं करता, प्रधानमंत्री मेरी बात सुन ले। उन्होंने ना प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखते हैं, ना व्यक्ति के तौर पर नरेंद्र मोदी की गरिमा रखते हैं। मुझे लगता है भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसा पहली दफा हो रहा है कि जहां भाषा शैली अपने निम्नतम स्तर पर है और किसी को भी कुछ भी बात कह दी जाती है बिना किसी पुष्ट तर्कों के, बिना किसी उदाहरण के और बिना किसी सबूत के। खासकर अगर ये बात एलओपी के जरिए आती है तो ये बेहद निंदनीय है। जी ठीक है, राजीव रंजन साहब, क्या ऐसी भाषा लीडर ऑफ अपोजिशन के गरिमा को सुशोभित करती है या फिर मौजूदा दौर की सियासत की जो दशा है उसे प्रदर्शित करती है? देखिए, राहुल गांधी की निराशा और हताशा, लगातार 2014 से वो चुनाव हार रहे हैं, 99 सीट तक पहुंचे, जो कांग्रेस 200 सीट से ऊपर थी 2009 के चुनाव में। उस कांग्रेस को 99 सीट तक राहुल जी लेके आए। राहुल जी को ऐसा लगता है कि अगर हम मोदी जी पे अटैक करेंगे तो मोदी जी का विरोधी जो मत है वो हमारे साथ खड़ा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन
मोदी पर अटैक जब करते हैं राहुल जी, तो उस भाषा की मर्यादा को लांघ जाते हैं। राहुल जी ने संसद में कहा कि मोदी को लोग डंडे मारेंगे, मोदी ये करता है, मोदी वो करता है। एक प्रधानमंत्री के लिए इतने न्यूनतम स्तर का प्रयोग, सिर्फ उसके पीछे हमको एक ही बात लगती है कि उनको लगता है कि जो मोदी विरोधी लोग हैं ऐसी बात जब बोलेंगे तो आकर्षित होंगे। लेकिन इसका होता क्या है, इसका हमेशा काउंटर पोलराइजेशन होता है। जब भी प्रधानमंत्री के प्रति ऐसी खराब भाषा का उपयोग किया जाता है तो राहुल जी की छवि पे असर पड़ता है, और शायद मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनाव दर चुनाव, राज्य दर राज्य इसीलिए हारती जा रही है। और जब चुनाव हार जाती है तो नया प्रोपेगेंडा शुरू करती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, मशीन में गड़बड़ी थी, तो एसआईआर में गड़बड़ी थी। कुल मिला के सड़क पर लड़ाई लड़ने के बजाय इस तरह के ओछे आरोप और चुनाव हारने के बाद इस तरह के आरोप, आप बताइए वैश्विक परिस्थितियां जिस तरह की दुनिया में बनी हुई हैं, इस समय दुनिया में कौन सा देश आर्थिक रूप से ठीक है? 50% तक पेट्रोल डीजल के दाम तमाम देशों में बढ़ाए गए। हमारे प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि हमको भी सावधान रहना है, लेकिन साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश की जनता के लिए जो मिनिमम एक वृद्धि हो सकती थी उन्होंने किया पेट्रोल डीजल में, और बार बार उन परिस्थितियों को वाच कर रहे हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं, और नया वैश्विक जो भी इक्वेशन बनने वाला है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी इसको तय कर रहे हैं। तो ऐसे में एलओपी की ऐसी भाषा और ऐसी बात निश्चित तौर पर निंदनीय है, और एक लोकतांत्रिक देश कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा। बिल्कुल। गौरव जैन साहब, चूंकि प्रधानमंत्री तो अभी विदेश दौरे पर भी हैं, 5 देशों के दौरे पर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ इस तरह की भाषा जब आपका ही प्रधानमंत्री है भाई, सिर्फ वो बीजेपी समर्थित लोगों का प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश दौरे पर हैं, जब भारत के साथ समझौते हो रहे हैं अलग अलग देशों के, उस वक्त ऐसा बयान देना क्या ये गद्दारी नहीं है? देखिए, कोई एक प्रधानमंत्री था जिसने बोला था कि एक दूसरे प्रधानमंत्री जो थे वो बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते थे। मेरे हिसाब से ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर भी काफी ज्यादा निष्कृष्ट बयान था उस प्रधानमंत्री का, उसके ऊपर भी बोलना चाहिए। किसी और प्रधानमंत्री के ऊपर अनैतिक संबंधों के आरोप कोई प्रधानमंत्री लगाता था, उसके ऊपर भी होना चाहिए। उसके बाद बोलना कि कोई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, उसके ऊपर भी होना चाहिए। राजीव रंजन जी को फ्रेम में रखिएगा, कुछ कह रहे हैं? हाँ, कहीं तो इस चीज के ऊपर भी, तो उसके ऊपर तो कोई बोलता नहीं है। खैर, नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इकोनॉमिक क्राइसिस भारत में, और जिसको नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। आप बात करते कौन सा देश अफेक्टेड नहीं है, क्या नहीं है, चीन के वहां पे क्यों नहीं बढ़ रहा? चीन ने अपना रिजर्व कैसे बढ़ा दिया? गौरव जैन साहब, आप यहाँ बड़ी किसने मना किया? बात सुन लो। आपने जब बोला हमने कुछ नहीं बोला, अब हमें सुन लीजिए। और आप अभी बात कर रहे थे बड़ी एक्चुअली क्या है कि जो व्हाट्सएप वाली जो बातें कर रहे थे, कहीं एडवीना की, कहीं किसी की, अरे भैया तेल का संकट आ गया, आपका प्रधानमंत्री देश में बाहर घूम रहा है दूसरों से बोल के कि आप विदेश नहीं जाइए। एक फायदा बता दीजिए जो आपका हुआ हो विदेश जाने से अभी तक। आपकी देखिए जो रुपी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पूरे एशिया में। आपको शर्म आती है इस चीज को सुन के? बांग्लादेश आपसे आगे निकल गया, यहां तक कि श्रीलंका जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा था 2 साल पहले, वो आपसे आगे निकल गया। और प्रधानमंत्री जाके खुद की पीठ थपथपाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है देश में क्या हो रहा है, उन्हें बस चुनाव से मतलब है। चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, प्रधानमंत्री को देश से मतलब नहीं है। जब देश इकोनॉमिक क्राइसिस पे कर रहा था तब वो आगे टीवी पे कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दल को कोस रहे थे। और ऐसे बिल के ऊपर जो ऑलरेडी पास है, देश को सिर्फ मूर्ख बनाने का और देश की आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी। अगर उनके अंदर कुव्वत थी तो सामने आके इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर गौरव जैन साहब, आपको लगता है क्या चुनाव प्रचार से गौरव जैन साहब नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते? गौरव जैन साहब, अगर कोई प्रचार करता है उससे कोई चुनाव जीत जाता है क्या? बिना काम किए कोई प्रचार करके चुनाव जीत सकता है क्या गौरव जैन साहब? अरे चुनाव कैसे जीत रहे दुनिया को पता है यार, भैया वहां पे कितने वोट डिलीट हुए, क्या करे, और सिर्फ चुनाव जीत रहे, अच्छी बात है। राजीव रंजन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर सिंह साहब के पास जाऊंगा। छोटा जो रखते हैं गौरव जैन साहब प्लीज। गलती ना मोदी जी की ना योगी जी की। जयप्रकाश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री विदेश दौरे क्यों करता है और एक आम आदमी अपने स्कूटर मोटरसाइकिल कार का प्रयोग कम करे, इन दोनों में अंतर क्या है इनको समझ में नहीं आ रहा है।
राहुल गांधी ने फायदा बता दो क्या हुआ, भ्रष्ट कर दी है। बता दो इटली जाने से क्या फायदा हुआ। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री के अरे नरेंद्र मोदी ने तो पूरी आपकी जनरेशन आम आदमी के दौरों से जोड़ते हैं। खाने को नहीं मिलेगा आपको, आपके परिवार को खाने को नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे परिवार को क्या मिलेगा उसका हमको पता है। आपके सुनिए, आपके भगाने से मैं नहीं भागने वाला हूँ। मुझे पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, अरे भैया जब देश पे संकट आएगा तो आप भी अफेक्टेड होगे, जैसे कोविड। अरे 10% तक पेट्रोल डीजल के रेट में वृद्धि नहीं हुई, मुझे पता है। अरे आप तो 400 रुपए भी, आप समझ गए, आप वो आदमी तो 400 रुपए लीटर भी तेल लोगे, आप 400 रुपए लीटर तेल लोगे, मान के भैया आपको प्रणाम। 400 राहुल गांधी की जो इच्छा है उसका इंतजार करेंगे। ये होने वाला नहीं है, ये होने वाला कुछ भी। कोविड में भी कुछ नहीं होने वाला था, कोविड में भी कुछ नहीं होने वाला था। जब हो गया तब देख रहे थे ना, मुंह पे कपड़ा रख के घूम रहे थे वहां बिहार के चुनाव में। बेशर्मी की हद होती है। आप देश की चिंता नहीं है, वहां पे सिर्फ बड़ी बातें करनी है। चलिए फ्रेम में सिंह साहब को बुलाइए, एसएन सिंह साहब बुलाइए फ्रेम में बीसीआर। और सिंह साहब बताइएगा, दरअसल आप लोग जो है, आप लोग चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, देश संकट में है, कोविड काल में भी आप लोग चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, क्या ये सही है? सिंह साहब यही सवाल गौरव जैन साहब बार बार उठा रहे हैं, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है। एक तो गौरव जैन जी को सभी के बीच में नहीं बोलना चाहिए। अभी आदरणीय जो भी प्रवक्ता बोल रहे थे उनके बीच में गौरव जी बोले आप सवाल पूछिए, अपने समय में भूल जाते हैं कांग्रेसियों की तरफ। अब जब दूसरे की सरकार आती है दूसरा बोलने लगता है, आप धैर्य से सुनिए। अच्छी बात है, 2-3 चीजें पूछूंगा, इसको बताएंगे, सब पे लागू होता है। मैं किसी को गाली दूं, आप मुझे अच्छा कहेंगे या नहीं गाली दूं? आपने कहा उन्होंने गाली दिया भाई, राहुल गांधी जी चौकीदार चोर कब से कर रहे हैं, जेब कतरा गद्दा। अधीर रंजन चौधरी पीएम के माता जी को वो कर रहे हो कि वो डॉलर से भी ज्यादा बड़ी, और क्या आपको प्रियंका गांधी जी दुर्योधन कर रही है, पवन खेड़ा मसूद अजहर कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद पीएम की माता जी पे भर्ती पड़ी की, इमरान मसूद बोटी बोटी की बात कहे, सोनिया जी मौत का सौदा, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं कह रहा हूँ कि गाली देना अच्छी बात है, भारत की संस्कृति इसको मानती। एक बात, दूसरा आपने कहा कि कौन गलत है कौन सही है, भारत के लोकतंत्र में कौन चुनता है? जनता चुनती है। गलत और सही के निर्णय के हिसाब से ही जनता चुनती है, मतलब पूरी जनता मूर्ख है। और इटली के आने वाले राहुल गांधी जी वो ईमानदार हो गए। इटली से इतनी नफरत है तो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। आपने पूछा कि बाहर जाने से क्या किए, आपको पता था कि यूएई में जाके उन्होंने क्या समझौता किया, नॉर्वे में जाके क्या समझौता किया? इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस हमेशा जो गद्दार पार्टी हो, देश को गुमराह करने का क्या कार्य करती है। मुद्दा क्या है इसको जनता भी जान रही है कि किस मुद्दे को उठाना चाहिए, और उस मुद्दे पे अगर कोई नहीं खरा उतरता है तो जनता उसको हटा देती है, और जो उस मुद्दे पे खरा उतरता है, उजाला देता है, उज्ज्वला देता है, किसान सम्मान निधि देता है, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाता है, 22 राज्यों में उसकी सरकार बनाती है। कुछ लोग जो है ना उसको अपने नहीं अच्छे लगते हैं, भारत नहीं अच्छा लगता है, दूसरा देश अच्छा लगता है। ये कहना क्या ठीक है? मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, आप उसको कुछ करेंगे तो वो भी आप पे करेगा। आप देखिए पाकिस्तान कितना संपन्न देश है। अब देखिए बांग्लादेश की बात आप करने लगे, गद्दारी है। गद्दारी इसलिए है कि अपने देश को महान बताइए। आप कहेंगे यहाँ भी बांग्लादेश हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ भी नेपाल हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ भी श्रीलंका हो जाएगा। ये क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए नहीं, ये भारत महान देश है। हम दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंदी वैचारिक राजनीति करेंगे, लेकिन भारत में इस तरह की गद्दारी की बात नहीं होगी। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत के प्रति गद्दारी करेगा, लेकिन भारत के प्रति गद्दारी कराने के और करने की सोचने वाला वो देश का गद्दार है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया कि इस तरह की गद्दारी बातों को आप कृपया बंद करिए कि श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ये भारत देश है, यहाँ अगर कोई गलत कार्य करता है तो जनता उसको की सजा देती है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और एक महान आदमी राहुल गांधी जी जो उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आज सांसद बने हैं, जो सबको गद्दार बताते चल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आप जान ही रहे हैं कि चुनाव कैसे हो रहा है, तो हिमाचल सरकार को बर्खास्त करिए, कर्नाटक सरकार को रिजाइन करवाइए राहुल गांधी जी से। ये कुछ भी नहीं करेंगे, केवल बैठ के यहाँ पे ये जो माइक पार्टी है ना, वो माइक के पार्ट टाइम केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। सब लोगों ने देखा कि साबानों के लिए किस तरह से आपने देश के संविधान को बदल के गद्दारी करने का कार्य किया, चुनी हुई 50 सरकारों को गिराने का कार्य किया, देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य किया। ये किसी ने नहीं देखा है कि कौन गद्दार पार्टी, और ये सब कौन तय करता है? अजीत जी, मैं तो अपनी पार्टी को अच्छा कहूंगा, आप अपनी पार्टी को अच्छा कहें, लेकिन जो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनता है ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो देश की जनता चुनती है। और ये देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
प्रधानमंत्री चुन रही है, अपना सबसे बड़ा नेता चुन रही, इसलिए उनको देश और दुनिया के लोग यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं। ठीक है जैन साहब, छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। ठीक है सिंह साहब, मैं लौटता हूं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं जैन साहब? हाँ कहिए। हाँ, देखिए गुड़ का गोबर कैसे करा जाता है, कोई भाजपा के सीके ने इतनी बड़ी बात कर दी है। इनसे दो चीजें पूछ लीजिए कि नॉर्वे जाने से क्या फायदा हुआ, इटली जाने से क्या फायदा हुआ, और इससे पहले जो उन्होंने 400-500 दौरे करे उससे क्या फायदा हुआ? क्या रुपए की जो कीमत है वो बढ़ी, रुपए की कीमत बढ़ी, 57 पे पहुंच गई। गोबर गाय और गंगा से नफरत है, कैसे सुनेगा? 97 हिंदुओं से नफरत तो कैसे सुनेगा? अरे दादा एक बात बताओ, कैसे सुनेगा? अरे जो गद्दार कर रहे हैं ना, 2013 में गद्दारी में अमेरिका में पूछिए क्या कर रहे थे? गौरव जब पूछना गद्दारी में अमेरिका में किस लिए गिरफ्तार हुए थे? अमेरिका में किस लिए गद्दार गिरफ्तार हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं होती तो गद्दार है, आपको शर्म आती है? ट्विटर पे जाके वो रोज बोलता है कि आपने लुत्फ उठाया, उसके बाद एक बात भी बोला, नरेंद्र मोदी मुंह पे चुप्पी बांध के बैठ जाते हैं, नरेंद्र मोदी मुंह पे चुप्पी बांध के बैठ जाते हैं कि देश के लिए उससे बड़ा गद्दार होगा कौन? प्रधानमंत्री की सीट पे बैठ के गद्दारी कर रहा हो कोई व्यक्ति, उससे निष्कृष्ट कृत्य क्या होगा? और आप भाजपा के जो लोग हैं वो सिर्फ आके प्रवचन करते हैं और यहाँ पे गुड़ गोबर करते रहते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी का भजते रहिए, आपके घर में खाने का भी नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हैं, खाने को नहीं बचेगा आपके पास। कांग्रेस का गोबर मत करिए, कम से कम राहुल गांधी जी से कमान आप ले लीजिए, बेहतर चलाएंगे आप राहुल गांधी जी से, कम से कम इस तरह से गोबर तो नहीं करेंगे। और आप राहुल गांधी जी को कमान देकर क्या कर रहे हैं? ज्ञान ठीक है सिंह साहब, जैन साहब मैं थोड़ा सा धैर्य रखिए। दुबे साहब मैं ये जानना चाहता हूं भाई, ऐसे बयानबाजी के बाद जो हर्ष जो है, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा सेल्फ गोल मैंने इसलिए कहा कि चाहे गुजरात के चुनाव 2007 के हों या 17 के हों, या फिर लोकसभा के चुनाव 2014 के हो या 19 को हो, ऐसे सेल्फ गोल कांग्रेस करती रही, चाहे मणिशंकर अय्यर हो या फिर खुद सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो। क्यों नहीं सीख रहे थे कांग्रेसी? अरे कांग्रेस को देखिए, पहली बात तो ये है कि नॉर्वे की दौरे से क्या मिला, इस पे आपको बता दूं। देखिए प्रधानमंत्री की दौरे 2 महीने पहले फाइनल हो जाते हैं। ये वाली जो पूरी यात्रा रही है, ये तेल जो कीमतें उछली हैं उसके बाद ये फाइनल की गई। नॉर्वे 1970 तक बहुत अमीर देश था, 70 के बाद वहां पेट्रोल भंडार और गैस की खोज होती है, एकदम से बहुत अमीर देश हो जाता है। यहाँ पर जब भारत सरकार नॉर्वे पे गई है तो उसने रिजर्व तेल बैंक के लिए वहां के साथ अनुबंध किया है, जो मुझे लगता है आप शाम तक उस डील को बता देंगे। नॉर्वे जाने का 2 फायदा हुआ, एक भारत का फायदा ये हुआ भारत सरकार को, दूसरा फायदा कांग्रेस को भी हुआ। कांग्रेस की तरफ से एक वहां की पत्रकार है 555 उसके फॉलोअर्स से ट्विटर पर, उसने प्रधानमंत्री मोदी से एक सवाल किया, उसके बाद राहुल गांधी ने उसको ट्वीट भी किया और उसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि वो भारत में होने अल्पसंख्यकों पर वो सवाल उठा रही थी। तो कांग्रेस का भी फायदा हुआ नॉर्वे की दौरे से, तो भाजपा का भी फायदा है, भारत सरकार का भी फायदा है, कांग्रेस का फायदा है। देखिए मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी उसी चीज पर बार बात करते हैं जो 2014 में कर रहे थे, नरेंद्र मोदी पर बात कर रहे थे, 2019 में कर रहे थे, 2024 में। एक आदमी लगातार चुनाव आने के बाद उस पर क्यों बात कर रहा है? वो इसलिए बात कर रहा है क्योंकि राहुल गांधी को अभी चुनावी राजनीति से मतलब नहीं है, वो इंडी गठबंधन में अपने आप को सिरमौर बनाना चाहते हैं। मोदी पर कौन ज्यादा बेशर्मी के साथ हमला कर सकता है वही नेता बनेगा। ममता बनर्जी के हारने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हालत में है, अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद कांग्रेस बहुत मजबूत हालत में है, क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ रहे हैं, अब कांग्रेस की दावेदारी बढ़ रही है। तो राहुल गांधी के जितने भी बयान है ये असल में इंडी गठबंधन में अपने आप को मजबूत करने के लिए एक प्रयास मात्र है। जी ठीक है, राजीव रंजन साहब इन विदेशी दौरों से पूछ रहे हैं। जैन साहब चलिए हमने भाषा की मर्यादा पर चर्चा कर ली, लेकिन इतने विदेशी दौरों से देश को क्या फायदा? टेक्नोलॉजी कहीं मिली, मेक इन इंडिया कुछ हुआ, या फिर सिर्फ विदेशी दौरे दिखावे के लिए हो रहे? कांग्रेस को जैसा लगता है? जयप्रकाश जी, विदेशी दौरे से फायदा, अभी दौरा चल ही रहा है तो फायदा उसका कोई बता नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है, इसका अल्टरनेटिव पेट्रोल डीजल का स्वीडन सबसे बड़ा बैटरी उत्पादक देश है। बैटरी चलित गाड़ियां जो चलती हैं, ईवी जो चलती है, सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी स्वीडन के पास है। पीएम जो स्वीडन गए थे उसी के निमित्त गए थे। इसमें पूरी दुनिया जिस क्राइसिस से गुजर रही है, एक नया वैश्विक समूह तैयार हो रहा है और उसमें प्रधानमंत्री की एक बड़ी भूमिका है। तो दौरे पे अभी दौरे चल ही रहे हैं तो दौरे की समीक्षा तो बाद में होगी ना जी। लेकिन आम आदमी का घूमना और प्रधानमंत्री के कूटनीतिक दौरे क्या दोनों एक ही होते हैं? कांग्रेस को तो कम से कम एक ही लग रहा है। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों के चर्चा में शरीक होने के लिए। कांग्रेस को तो कम से कम यही लग रहा है, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसके मायने हम समझने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल देश ऐसे टिप्पणियों को नकारता रहा है और इसका सेल्फ गोल वाली स्थिति कांग्रेस की हमेशा रही, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ऐसे बयान देने से बाज नहीं आ रहे। इस पर आज चर्चा कर रहे थे, तमाम पक्षों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।